फायदा इसमें जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन होता है वो कम होता है 25 से 30%। और इसके अलावा 1 एकड़ में धान की रोपाई में आप सभी लोग जानते हैं, और खासकर जो किसान जिस क्षेत्र से यहाँ पर एकत्र हुए हैं कि लेबर को लेने के लिए ट्रेन पे आपको इंतजार करना पड़ता है, और लेबर उतरती है ट्रेन पे, वहीं से उठा करके लेबर को ले जाते हैं लोग, किसी दूसरे लेबर को दूसरा आदमी ले जाता है। और ये समस्या पंजाब से उत्तर प्रदेश से आने वाले जो श्रमिक है उनकी समस्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, कम होती जा रही है, जिसके चलते धान की रोपाई आगे आने वाले दिनों में करना वैसे भी संभव नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें खर्चा करीब 4000 रुपये 1 एकड़ का रोपाई का आता है। तो 3 फायदे, रोपाई में खर्च में बचत, पानी की बचत और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की कमी, इसलिए इसको अपनाना है जरूरी है। जब इतने फायदे हैं तो अभी तक हम लोग इसको क्यों नहीं अपना रहे थे? बड़े पैमाने पर काफी प्रयास किया जा रहा है राज्य सरकारों के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, और इसके बावजूद जो रकबा है जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ पा रहा है। कोविड के दौरान रकबा अचानक बढ़ा था, उसका मुख्य कारण ये था कि लेबर आना बंद हो गई थी बिहार से, पूर्वी उत्तर प्रदेश से, तो उस समय DSR डायरेक्ट रकबा बढ़ा था, फिर उसके बाद जो है कम हो गया। लेकिन इसकी खूबी और इस समझने की जरूरत है, और इतने फायदे के होने के बावजूद अगर हम नहीं इसको बढ़ा पा रहे हैं तो ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है, और इस दिशा में हम लोग बहुत समय से काम कर रहे हैं। जो धान की सीधी बिजाई में प्रमुख समस्याएं आती है, सबसे बड़ी समस्या खरपतवार के नियंत्रण की है, क्योंकि होता है वो खुद खरपतवार नियंत्रण का काम करता है, हर्बिसाइड का काम करता है। आमतौर पर आप जानते हैं जब धान की रोपाई करते हैं तो रोपाई करने के अगले 15 दिन तक खेत में 2 इंच बड़ा पानी रखते हैं, और उसके चलते सारे खरपतवार अपने आप समाप्त हो जाते हैं। तो पानी ही खरपतवार नाशी का काम करता था रोपाई के लिए। जब सीधी बिजाई में आते हैं तो खरपतवार की समस्या, जो पानी वहां नहीं होता है तो खरपतवार की समस्या बहुत ज्यादा आती है, और इसकी वजह से उसे अपनाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या आती है धान की सीधी बिजाई में, और ये सब बातें जो मैं कह रहा हूँ आप सभी किसान भाइयों से चर्चा करके, आपके अनुभवों से सीख करके वही बात मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ, बाकी किसानों के फायदे के लिए कोई नई बात मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा। जब अगर बुआई करते हैं आप, तो बुआई करने के अगर 2-3 दिन बाद या 1 दिन के अंदर बरसात हो जाती है तो पपड़ी जम जाती है, और पपड़ी के जमने से जो अंकुरण होता है वो काफी प्रभावित होता है। इसकी वजह से जो पौधों की संख्या है जितनी होनी चाहिए वो पर्याप्त नहीं हो पाती है, और एक और कारण है जिसकी वजह से किसान हिचकता है कि अगर पौधों की पर्याप्त संख्या नहीं हुई, पॉपुलेशन कम रहेगी तो इसको जो है हमारा नुकसान होगा। तो एक दूसरी बड़ी समस्या इसके अंदर बड़ी है। इसके साथ ही साथ जो खरपतवार नियंत्रण के लिए जो दवाएं मुख्य रूप से आमतौर पर प्रयोग की जाती हैं, इसमें पेंडिमिथलिन है, और उसके बाद जो है स्टेरिडाइड उसको नामनी को उठाते हैं, 18-20 दिन के बाद उसका प्रयोग करते हैं। नियंत्रण होता था लेकिन संपूर्ण नियंत्रण खरपतवार का उससे नहीं होता। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने शोध काफी समय से चल रहा था, और इस वर्ष धान की 2 नई प्रजातियां जो हमारी प्रमुख किस्में हैं उसमें जो एक किस्म पूसा बासमती 1509 का सुधार करके बनाई गई है, जिसका नाम हमने पूसा बासमती 1985 दिया है, और दूसरी किस्म पूसा बासमती 1121 का सुधार करके बनाई गई है, जिसका नाम पूसा बासमती 1979 दिया है। इन दोनों किस्मों में जो इसकी मुख्य किस्म है, पैरेंट किस्म है, उसके सारे गुण हैं। 1509 की जो किस्म है 1985 कम समय में बढ़कर तैयार होती है, और आलू के लिए विशेष रूप से जो किसान आलू लगाना चाहते हैं, मटर लगाना चाहते हैं, उसके उपयोग होगी, और 1979 की 1121 के गुण है। इन दोनों किस्मों में एक विशेष खरपतवार नाशी दवा आती है जिसको हम इमिजाक्लोप्रिड के नाम से जानते हैं। बाजार में अलग अलग नामों से बिकता है, परसूट के नाम से बासव कंपनी का आता है, बीट ब्लॉक के नाम से अरामा का आता है, उसी तरह से UPL लगाम के नाम से बेचती है, और बहुत सारी और कंपनी जो है इसको बनाती है। इसका जो सांद्रता होती है कंसंट्रेशन 10% SL करके आता है। तो इमिजाक्लोप्रिड एक ऐसी खरपतवार नाशी दवा है जो सारे खरपतवार का बहुत अच्छी तरह से नियंत्रण करती है। 1-2 को छोड़ करके उसके बारे में आपकी शिकायत होगी, उसका हमारा समाधान डॉक्टर टी.के. दास है जो खरपतवार से संबंधित वैज्ञानिक है वो बताएंगे। तो आमतौर पर सारे खरपतवार का नियंत्रण इमिजाक्लोप्रिड के द्वारा बहुत बखूबी हो जाता है, लेकिन
ये दवा ऐसी है कि इसको अगर धान के ऊपर, आम धान के ऊपर छिड़केंगे तो धान को भी ये मार देती है। तो इसलिए इसका प्रयोग धान की खेती में नहीं किया जा सकता था। जब ये 2 किस्में विकसित की गई हैं जिनमें की खरपतवार नाशी इमिडाक्लोप्रिड की प्रतिरोधी क्षमता है, इन किस्मों के ऊपर इसका कोई असर नहीं होता है, लेकिन खरपतवार जितने हैं धान के खेत में सारे मर जाते हैं, उनका बहुत अच्छी तरह से नियंत्रण होता है। इस खरपतवार नाशी दवा का प्रयोग और इन किस्मों का प्रयोग धान की सीधी बिजाई के लिए किया गया है। उन क्षेत्रों में जहाँ पर पानी खड़ा होता है, इकट्ठा होता है, कोई वाटर बॉडी है, तालाब है, इस तरह की चीजें, उसके आसपास इसका प्रयोग नहीं करना है, सिर्फ धान की सीधी बिजाई के लिए इसका प्रयोग करना है। ये दोनों किस्में जो हमारा बासमती उगाने के लिए निर्धारित क्षेत्र है उसके लिए संशोधित की गई है और इनका बीज हम आपको देंगे। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि हम कैसे तैयारी करें, खेत की बुआई जो है हम धान की सीधी बिजाई के लिए कैसे करें। और ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। जो किसान धान की सीधी बिजाई पहले किए हुए हैं उनका खुद का अपना अनुभव है, उससे भी सीखे हुए हैं, और जिन लोगों ने नहीं किया है, पहली बार करने जा रहे हैं, उनको विशेष रूप से बात बहुत ध्यानपूर्वक सुनने की है। 2 तरीके हैं धान की सीधी बिजाई करने के। इस क्षेत्र की बात जहां से आप लोग आए हैं, वैसे तो एक तरीका वेट DSR होता है जो बडलिंग करने के बाद ऊपर से आपको छिटकवा विधि से बुआई कर दीजिए या ड्रोन से लाइन सीलिंग कर दीजिए, विदेशों में हेलीकॉप्टर से बुआई होती है। लेकिन जिन क्षेत्रों में पानी नहीं है वहां पे ड्राई DSR या सूखे खेत की धान की सीधी बिजाई ये तरीका अपनाते हैं और इसमें 2 विधियां होती हैं जो प्रयोग में लाते हैं। एक विधि को हम करते हैं सर्वबसर विधि। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा इस विधि के बारे में काफी विस्तार की जानकारी दी गई है, उसका विकास किया गया है। सर्वबसर विधि में क्या करते हैं कि जब गेहूं की कटाई हो जाती है आपकी, उसके बाद खेत की अच्छी तरह से आप जुताई कर लीजिए, लेजर चला लीजिए, खेत को लेबल कर लीजिए। इसके बाद खेत में पानी लगाएं। पानी लगाने के बाद जब बरसर आ जाता है 2 दिन 3 दिन, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, 40-45 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, तो 2 दिन के अंदर फिर जुताई के लिए तैयार हो जाता है। जब बरसर आ जाता है तो खेत की आप अच्छी तरह से जुताई करिए। 2-3 बार जुताई करने के बाद उसमें लेजर चलाइए। लेजर भी 2-3 बार चलाइए ताकि मिट्टी अच्छी तरह से बैठ जाए, क्योंकि जब मिट्टी बैठ जाएगी तो नमी उड़ेगी नहीं, नमी खेत के अंदर रहेगी, उसके अंकुरण में आसानी रहेगी। तो खेत को ढीला मत छोड़िए, बहुत जरूरी है। एक बात का और ध्यान रखिए कि जो प्रक्रिया है खेत तैयार करने की, बुआई की, ये प्रक्रिया जो है आप शाम के समय करें जब धूप ज्यादा नहीं हो, या सुबह करें। अगर दिन में करेंगे तो इतना ज्यादा टेम्परेचर है, खेत की जुताई करेंगे तो नमी सारी जो है उड़ जाएगी। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। जब खेत आपका तैयार हो जाता है लेजर चलाने के बाद, उसके बाद फिर हम उसकी बुआई करते हैं सीड ड्रिल के द्वारा। लकी ड्रिल आता है जिसमें की व्यवस्था होती है बुआई की और दवा छिड़काव की भी। एक और नई मशीन आई है जिसको BBC के नाम से जानते हैं, मैं किसी मशीन का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, उसके और वेरिएंट भी आए हैं। और इस मशीन में व्यवस्था की गई है कि ये बीज से बीज की दूरी को भी मेंटेन करता है। 6 इंच के ऊपर पौधे से लाइन की दूरी को मेंटेन करता है, बीज से बीज की दूरी को भी मेंटेन करता है। और एक साथ इससे बुआई में 3-4 बीज गिरते हैं। जब 3-4 बीज इकट्ठा गिरते हैं तो अगर बुआई के बाद बरसात होने से पपड़ी बनती है तो 4 पौधों का 5 पौधों का जो कोष जमने का अंकुरण का होता है, उससे मिट्टी को पपड़ी को फोड़ करके अपने आप ही बाहर निकल जाती है। जो लगातार सिंचाई करते हैं, आमतौर पर जो सीड यूज करते हैं जिसमें कंटिन्यूअस सिंचाई होती है, तो उसमें अकेले बीज पड़े रहते हैं तो उनमें अंकुरण क्षमता ज्यादा आती है। तो इससे सीड से बुआई करें और 1 एकड़ की बुआई के लिए 8 किलोग्राम बीज जो है पर्याप्त है। बीज का उपचार भी करना जरूरी है। उसके लिए आपको प्रति किलोग्राम बीज 2 ग्राम बावस्टी की मात्रा और इस तरह से 1 ग्राम स्टेप्टोसाइक्लिन ले लीजिए, तो इससे आपका 8 किलोग्राम का बीज जो है उसका बीज का उपचार करें। आमतौर पे जो बीज का उपचार करते हैं रोपाई विधि में, तो बीज को हम 24 घंटे से 36 घंटे डुबो करके रखते हैं। यहाँ पे ये करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बीज अंकुरित नहीं होना चाहिए। एक बार अंकुरित अगर बीज हो जाएगा तो मशीन में डालने पे अंकुरण उसका जो है टूट जाएगा, तो फिर अंकुरण आपका प्रभावित होगा। तो इसमें आप बीज को किसी फैला लीजिए। फैलाने के बाद जो दवा 20 ग्राम है, स्टेप्टोसाइक्लिन 1 ग्राम है, उसको लेकर के 150 से 200 ml पानी लीजिए, 1 कप पानी ले लीजिए।
उसमें दवा का घोल बना करके बीज के ऊपर जो है छिड़क दीजिए अच्छी तरह से, और उसके बाद हाथ से बीज को जो है पॉलिथीन ग्लव्स पहन करके हाथ से बीज को अच्छी तरह से मिला दीजिए। तो एक तरह से कोटिंग बीज के ऊपर जो है दवाई की हो जाएगी। फिर हल्का उसको सुखा दीजिए, फिर ये बीज बुआई के लिए तैयार होता है। तो ये तो रही प्रक्रिया। इस विधि में जो फायदा होता है विशेष रूप से तर्कबद्ध से हम करते हैं। खेत में अगर खरपतवार पहले से बीज पड़े हुए हैं, क्योंकि मिट्टी के अंदर बीज बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में होते हैं, तो जब पहली बार आप पानी लगाते हैं तो उस पानी की नमी से बीज जो है अंकुरित हो जाता है खरपतवार का, और जब जुताई करते हैं तो उसमें सारे खरपतवार जो है मर जाते हैं। तो काफी कमी खरपतवारों में आ जाती है इस प्रक्रिया। और इसके अलावे जो दूसरा है, कुछ धान पुरानी किस्म जो पहले आपने लगाई है, कमाई से कटाई की है, या झाड़ते समय कुछ बीज उसके गिर गए हैं, तो वो भी बीज अंकुरित हो जाते हैं, और जब जुताई करते हैं तो वो बीज सारे समाप्त हो जाते हैं पौधे। तो इस तरह से जो किस्म आप लगाते हैं उसकी सुस्तता भी बढ़े। दूसरा तरीका है, ये तो सर्वदर विधि होगी। दूसरा तरीका है जिसमें कि हम धान गेहूं की कटाई के बाद खेत की अच्छी तरह से तैयारी, जैसा कि मैंने बताया, कर लिया, और उसके बाद सीधे बिना पानी लगाए पहले हम डिब्री से बुआई करते हैं। 8 किलो बीज की बाकी प्रक्रिया हुई है। बुआई करने के बाद फिर खेत में हम पानी लगाते हैं। तो जब खेत में पानी हम बुआई के बाद लगाते हैं, इसमें अंकुरण बहुत अच्छा होता है, 100% जमा होता है, कोई दिक्कत नहीं आती। पपड़ी बनने से कई बार उस प्रक्रिया में अंकुरण कम हो जाता है, तो उसमें ध्यान रखना कि अगर ऐसा हो गया, खुदा खास से बरसात हो गई, तो आप जो है पपड़ी बनने से पहले आप खेत में अपना पानी लगा दीजिए, ताकि नमी बनी रहेगी तो फिर पपड़ी नहीं बनेगी और अंकुरण अच्छा हो जाएगा। तो इसमें हम बुआई के बाद पानी लगाते हैं, लेकिन इसमें जो समस्या रहती है, खरपतवार के बीज जो पड़े हुए हैं वो इसी सिंचाई के साथ और धान के साथ ही उग करके बाहर आता है। जो और किस धान की पहले आपने लगाई थी, कोई मोटी चीजें लगाई गई होगी, तो उसका बीज भी अंकुरित होता है, जिससे आपका उत्पादन जो है वो गुणवत्ता उसकी प्रभावित होती है। अब ये प्रक्रिया करने के बाद उन क्षेत्रों में जहाँ पर सांठी का प्रकोप बहुत ज्यादा है, तो हम ये संस्कृति करें। आपको ये पता होता है किस खेत में सांठी ज्यादा है, तो सांठी का प्रभाव ये होता है कि बुआई के तुरंत बाद जब अंकुरण होता है उसके बीज का, तो बहुत तेज बढ़ती है और धान को पूरा कवर कर लेती है, धान की परिवार को बहुत रोकती है। तो ऐसी स्थिति में आप जो पेंडामिथलिन है उसका छिड़काव जरूर करना है। करीब 1200 से लेकर 1500 मिलीलीटर दवा जो है वो 200 लीटर पानी में बुआई के 48 घंटे के अंदर उसका छिड़काव करें। तो इससे काफी खरपतवार नियंत्रण जो शुरू में उगता है और जो इसको शुरू में प्रभावित करता है उसको ये नियंत्रित कर लें। हालांकि हम जब बाद में दवा का प्रयोग करते हैं, मीडिया थापर का दोनों सिचुएशन में प्रयोग हम 18 से 20 दिन बाद करते हैं। जब खरपतवार में 2 पत्ती आ जाती है, वही सही अवस्था होती है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए खरपतवार को, उस समय मीडिया थापर का छिड़काव हम करें। और इसकी मात्रा जो है 2.66 मिलीलीटर प्रति लीटर की है। 15 लीटर की टंकी में करीब 39 मिलीलीटर दवा, 40 मिलीलीटर दवा आपको लगेगी। 200 लीटर पानी अगर 1 एकड़ के लिए प्रयोग आप कर रहे हैं तो उसमें आपका 5 ml में दवा पूरी पड़ जाएगी, और इसका छिड़काव आप 18 से 20 दिन के अंदर करते हैं। लेकिन दवा छिड़काव करने से पहले खेत में पानी आप लगा लें, क्योंकि बुआई करने के बाद पानी पहली बार आप लगाएंगे 18 से 20 दिन के बाद, और पानी लगाने के बाद जमीन खेत में चलने लायक हो जाता है, उस समय आप दवा का छिड़काव करें। इस दवा से सारे खरपतवार को अच्छी तरह से नियंत्रण उनका हो जाता है। कुछ समस्या थोड़ी बहुत आती है, एक खरपतवार एस्टोक्लोवा आता है, उसके बारे में बात में अनुरोध करूँगा डॉक्टर साहब से क्या करें कि समस्या नहीं है। और वो कुछ उन्हीं क्षेत्रों में ज़्यादा होता है जहाँ पे कि आपको पानी कम रहा है, और जहाँ पे हम रोपाई हिंदी से धान की खेती नहीं करते रहे, वहाँ पे उसका प्रयोग थोड़ा ज़्यादा होता है। इसके अलावा जितने खरपतवार हैं उसका सारा बहुत अच्छी तरह से नियंत्रण एक स्प्रे से यूरिया थापर पे हो जाता है। आज के लिए हम लोगों ने कोशिश ये भी किया है, जैसा कि मैं 3-4 कंपनीज के नाम बताए, इनका कोई ब्रांड आप ले सकते हैं, 10% स्पेशल जो है। आज के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि इनमें से 1-2 अगर यहाँ पर आ जाती हैं दवा लेकर के, तो बीज जहाँ से आप खरीदेंगे वहीं पे बीज उत्पादन इकाई में उसका दवा का भी काउंटर होगा, दवा आप ले सकते हैं। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो हम
हमने लाइसेंसिंग की है चीजों तो अभी बाजार में बीज लेकर के कोई कंपनी नहीं आई है, सिर्फ 1 या 2 को छोड़ करके। लेकिन जो अधिकृत लाइसेंस धारक हैं इस टेक्नोलॉजी के इन किस्मों के, उनके बैग के ऊपर जो रोबिनो वीड लिखा हुआ है, रोबिनो वीड, ये हमारा ट्रेडमार्क है इस टेक्नोलॉजी का, ये उसके ऊपर और जो अधिकृत है वही लोग ये लेबल लगाएंगे, बाकी कोई ये लेबल नहीं लगा सकता है। तो ऐसे लोगों से आप जो है बिल्कुल भी नहीं खरीदिए जो हमारे अधिकृत विक्रेता नहीं है, अधिकृत लाइसेंसिंग नहीं है। और इसका बहुत महत्वपूर्ण उत्पत्ति है इस लोगों की। एक वैज्ञानिक थे तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय में, डॉक्टर प्रोफेसर रोबिन, और उन्होंने का है उसको चिन्हित किया था। और दुर्भाग्यवश करीब 6-7 साल पहले इसी तरह से प्राइस की मीटिंग थी जोरहट में, और वो अपना प्रेजेंटेशन दे रहे थे म्यूटेंट के ऊपर, इसके बारे में बता रहे थे, और उसी समय उनको ब्रेन हेमरेज हुआ था और वहीं पे गिर पड़े थे, और दुर्भाग्यवश हम लोग उनको बचा नहीं पाए और हमारे बीच नहीं रहे। तो उनके नाम पे इस का हमने ट्रेडमार्क रोबिनो वीड लिखा है, रखा है, और ये इसको चिन्हित करेगा। हमारे से अधिकृत जितने लाइसेंस सब लोग इस मार्क को रख करके ही भी बेचेंगे, और इसका आप इसे ध्यान रखिएगा। अभी इस साल बाजार में उपलब्ध नहीं है, सिर्फ एक कंपनी को छोड़ करके बाकी जो हमने लाइसेंस दिया था, पिछली बार लीडरशिप दिया था, इस बार उनका फाउंडेशन बना होगा, और फाउंडेशन से इस बार सर्टिफाइड बना रहे हैं। नेक्स्ट ईयर जो है आपको बाजार में और लोगों के द्वारा मिलेगा। इस बार हम आप लोगों को 8-8 किलो बीज देंगे हर किसान को यहाँ पर, और अच्छी तरह से इसकी देख रेख करिए कि एक नई क्रांति की शुरुआत है धान की खेती में, धान की सीधी बिजाई में, जिससे आपको पानी की बचत होगी और अगली पीढ़ी के लिए जो जमीन, जो वातावरण आप दे करके जाएंगे उसके लिए आपको पीढ़ी हमेशा याद रखेगी। दूसरी बात, इसमें जो सावधानियां हमने बरती है उसको लिख करके हम पहले भी दे रहे हैं, उसका भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि कोई भी नई टेक्नोलॉजी कितने लंबे समय तक कामयाब रहेगी वही इस बात से ऊपर निर्भर करता है कि उस टेक्नोलॉजी का प्रयोग हम कितनी सावधानी के साथ करते हैं। तो ये सावधानियां बरतना भी आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, ताकि लंबे समय तक हम सावधानी से इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सकें, अच्छी पैदावार ले सकें, और साथ ही साथ इसका जो जितने फायदे हैं धान की सीधी जाएगी उसको हम उठा सकें। मैं इन्हीं बातों के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में हमारे अनुरोध पर यहाँ आए और इन बातों को आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद मैं 2 मिनट का समय लेना चाहता हूँ। हमारे बीच एक किसान हैं प्रीतम, और उनको मैं इसलिए बुलाना चाहता हूँ कि प्रीतम सिंह हमारे सीड ग्रोवर भी हैं IRI के, उनके यहाँ हम लोगों ने पिछले 2 सालों से इसका बीज उत्पादन शुरू किया था। तो चूंकि वो इन दोनों किस्मों को लगाए हैं, क्या सावधानी बरती है, उनकी औसत पैदावार जैसे पिछली बार 1985 की 27-28 क्विंटल के आसपास एकड़ की रही है DSR में, और उसी तरह से जो 1989 रही उसकी पैदावार 22-23 क्विंटल प्रति एकड़ की आई है। तो उनसे मैं अनुरोध करूँगा कि बहुत संक्षिप्त में सीधे जो बातें हमने कही हैं उसमें अगर कोई गलती है उसका सुधार करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, या कोई बात छूट गई है वो बताना चाहते हैं तो उसको भी बता दें, पर समय का ध्यान रखते हुए, क्योंकि बाकी हम लोगों को बीज देना है किसानों को, बहुत संक्षेप है अपनी बात। वो इस किस्म से संबंधित नहीं है, DS करते हैं, या कोई बात छूट गई है वो बताना चाहते हैं तो उसको भी बता दें, पर समय का ध्यान रखते हुए, क्योंकि बाकी हम लोगों को बीज देना है।